नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो एक नया सब्जेक्ट होगा, 30 प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला होगी। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, लिंग होगा, वचन होगा, विशेषण होगा, कारक होगा। ये सब वही सब विषय हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए जो UPSSC बिल्कुल पैटर्न चेंज करते हुए इन सभी प्रश्नों की बाहुलता प्रदर्शित करता है। अपने जो उनकी बुकलेट होती है, जो प्रश्नोत्तरिका होती है, उसमें जो है बाहुलता होती है। तो आज इसी के कड़ी में हम 30 प्रश्नोत्तरों की जो प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे गए हैं, प्रश्न जो चाहे वो UPSI रहा हो, चाहे BED रहा हो, चाहे CRPF रहा हो, चाहे पुलिस का रहा हो, चाहे UPPCS का रहा हो, उन सभी प्रश्नों को, उन 30 प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है विश्लेषण के बाद। और उस 30 प्रश्नोत्तर श्रृंखला को आज हम यहाँ पे आपको कराएंगे। और आपसे हम अपेक्षा भी यही करते हैं कि आप कमेंट में भी उत्तर बताएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, देखिए, जैसे कि हर व्यक्ति सोचता है कि हम कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब करें और एक अच्छा समाज हो हमारा, और एक अच्छा परिवार हो, और हम अच्छे से रहें। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये है, फर्स्ट जो हमारी बातें ये है कि आप जो है सपना देखिए। सपना देखना बहुत ज़रूरी है। सपना देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सपने नहीं देखेंगे तो आप उस अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं। यदि आपने सपना देखा है कि हाँ हमें PCS बनना है, तो आप PCS के हिसाब से मेहनत करेंगे, ठीक। यदि आपने देखा है कि हमें UPSI बनना है, तो आप UPSI के हिसाब से मेहनत करेंगे। यदि आप सोचे हैं कि हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, UPP मिल जाए, CISF मिल जाए, CRPF मिल जाए, BSF मिल जाए, एनीबडी कोई भी नौकरी मिल जाए, तो आप उस हिसाब से सपना देखेंगे, उस हिसाब से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों सपने भी देखिए आप, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करिए, क्योंकि इस समय अनलॉक है, अनलॉक 2 चल रहा है, और आपको काफ़ी समय मिल रहा है। आप ही को नहीं, सभी को काफ़ी टाइम मिल रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से जो नाते रिश्तेदारी में जो दावत वगैरह पड़ती थी, अब उसमें लोग नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जाना भी नहीं चाहिए। जिसको ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरी हो, वही जाए, घर से तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस समय जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 जो इस समय जो महामारी फैली हुई है, उसके दृष्टिगत हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, और निकले भी तो जब ज़्यादा आवश्यकता हो कि हाँ बगैर हमारे काम नहीं चलेगा, तभी जो है आप निकलें। और यदि आप मार्केट में निकलते हैं तो आप अपने मुंह पे मास्क लगाए रखिए। यदि कहीं आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अपने पास में सैनिटाइज़र रखिए। कोई भी चीज़ छूने से पहले या छूने के बाद आप अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, और आपके आस पड़ोस वाले सुरक्षित रहेंगे। और उसमें भी आपको, यदि आप अगर संक्रमित हो गए तो आप जानते ही हो इस तरीके की, चूँकि पूरा देश इससे जूझ रहा है, तो आप तो मान लीजिए संक्रमित हो गए हैं, अगर संक्रमण हो गया हमारे आपके अंदर, तो प्लीज़ आप लोग अन्यथा बाहर ना निकलें और अपने घरों में ही रहें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, कारक। ठीक, इसके हम प्रश्न उठाएंगे आपको और बताएंगे भी, और आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए भी। ठीक, देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? एक होता है व्युत्पत्ति होता है, और दूसरा क्या होता है, अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति और अर्थ के आधार पर आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे प्रश्न में। यदि आप परीक्षा में जब दे देगा व्युत्पत्ति के आधार पर, या रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर, कोई भी एनीबडी, रचना हो जाएगी, रचना हो जाए, बनावट हो जाए, और क्या हो जाए,
व्युत्पत्ति हो जाए तो आप एक ही चीज़ समझिए इसको, ठीक, एक ही चीज़ समझिए क्या होगा हमारा। और जब अर्थ की दृष्टि से कहे, अर्थ की दृष्टि से कहे, जब ये रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और जब कहे रचना की दृष्टिगत संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5। वो रचनाएं, वो संज्ञा हमने आपको एक अच्छी तरीके से, एक ब्रॉड वीडियो एक अच्छे तरीके से हमने आपको प्रोवाइड कराया है। यदि आपने इस हमारे 5 संज्ञा के बारे में नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिगत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन तीनों को, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आइए देखते हैं 3 प्रकार, वो 3 कौन कौन सी है। पहला क्या है हमारा, रूढ़। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। क्या है, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यही है आपका रचना के आधार पे, बनावट के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, ये तीनों हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम एक सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, यानी जिनको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, वे शब्द हमारे क्या होते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, ठीक। यौगिक वे शब्द होते हैं जिनको हम एक सार्थक खंड कर दें और 2 टुकड़ों से बन जाए, यानी 2 सार्थक शब्दों से बन जाए, वो क्या होगा, हमारा यौगिक होगा। और योग रूढ़ वे शब्द होंगे, उनका टुकड़े तो होंगे, सार्थक खंड होंगे, लेकिन अर्थ जो है उसका एक ही निकलेगा, ठीक, उसका क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा, ठीक। और लेकिन विज्ञान में अगर हम निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग मतलब निकलेगा। जैसे इसमें यौगिक का जैसे विधन ज्ञान अगर हम करेंगे तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ये रूढ़ हो गया, ये यौगिक हो गया, ये योग रूढ़ हो गया, ठीक। आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन, रूढ़ की देख लेते हैं हम। जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके और जो दूसरे शब्दों के मेल से ना बने, ठीक, से ना बने, वो रूढ़ होता है। इसके उदाहरण क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं उदाहरण इसके, ठीक। इसके उदाहरण है जैसे में चावल, मुंह, घर, दिन आदि, ठीक। ये क्या हो गए दोस्तों, ये हमारा रूढ़ है। इनको हम तोड़ मरोड़ के कोई 2 शब्दों के या वाक्य हम नहीं बना सकते हैं, या 2 शब्द नहीं बना सकते हैं। तो ये चावल, मुंह, घर, दिन आदि, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आइए देखते हैं हम यौगिक। अच्छा, ठीक, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, और ये जो है मेल से बना हुआ होता है, यानी 2 शब्दों के मेल से बना हुआ था। 2 शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, ठीक, बना हुआ होता है। और एक चीज़ और, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इसकी रचना 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 क्या है, उपसर्ग,
नंबर 2 प्रत्यय भी लगा होगा इसमें, और नंबर 3 क्या होगा, समास भी होगा। ठीक, क्या क्या होगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा और क्या होगा, समास होगा। इन तीनों चीज का क्या होगा, यहाँ पे समावेशन होगा। ठीक, आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे क्या है, विज्ञान, विधन ज्ञान, जैसे विधन ज्ञान बराबर क्या हो जाएगा, विज्ञान। दूसरा क्या है, समाज प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा, सामाजिक। क्या हो जाएगा, सामाजिक। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका प्रत्यय उपसर्ग दोनों समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो विज्ञान, सामाजिक। ठीक, आइए देखते हैं योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक होते हुए परंतु रूढ़ होते हैं, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी परंतु रूढ़ होते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। एक चीज़ और आप इसमें लिख लीजिए कि अधिकतर जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, अधिकतर बहुब्रीहि समास के उदाहरण, बहुब्रीहि समास के उदाहरण, समास के उदाहरण वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। ठीक, योग रूढ़ होते हैं। आइए देखते हैं हम इसके उदाहरण, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे है पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन। उदाहरण है पीताम्बर, पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन आदि। ठीक, ये क्या है हमारे, ये योग रूढ़ हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और इसको आप लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा हूबहू। यानी यही है हमारा व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। ठीक, तीनों एक ही शब्द हैं। तीनों के आधार पे जो है संज्ञा, इन तीनों के लिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इन तीनों को हमने डिफिनेशन कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक, इन तीनों का ये इसका है, ये इसका है। ठीक, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, ये इसका है, ठीक, ये इसका है। ठीक, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, अगला प्रश्न है। अगला है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। क्योंकि हमने आपको संज्ञा पढ़ाया है, हमने ये पढ़ाया है वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, या, वा आदि शब्द होंगे, वे क्या होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा होगी। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आंसर लिखिए आप, कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा आंसर आप लोग कमेंट में करिए। आंसर होगा इसका सूर्या। क्या होगा? सूर्या। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा के दृष्टिगत। तो आप लोग अतः इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके परीक्षा में काफ़ी आपको मददगार साबित होंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। और आपके लिए मात्र 5 सेकेंड, उत्तर आपको अभी तक बता देना चाहिए था। क्या हो जाएगा? गीदड़ी। क्या हो जाएगा? गीदड़ी हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गीदड़ी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमने कारक भी आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, हिमालय गंगा से निकलती हैं। हिमालय गंगा से निकलती है। हमने बताया है कारक पढ़ाते समय, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से निकल जाए या किसी चीज़ से छूट जाए या किसी चीज़ से जिसका साथ छूट जाए, वो क्या होता है हमारा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। उसके पहले हम खुदे आपको बता रहे हैं कि हिमालय गंगा से निकलती हैं, यानी किसी चीज़ से कोई चीज़ जुदा हो जा रहा है तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? यानी अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगी। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो इसमें कौन सी होगा? हिमालय गंगा से निकलती हैं तो कौन सा कारक होगा? इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अपादान कारक। ठीक, क्या होगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है आपका, शत्रुता शब्द में कौन सी संज्ञा है? शत्रुता शब्द में कौन सी संज्ञा है? शत्रुता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक, अब शत्रुता, मित्रता, प्रेम, स्त्रीत्व, ठीक, शौर्य, गुरुत्व, लघुत्व, जहाँ ये सब शब्द आ जाएं आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आप कमेंट करिए। आंसर हो जाएगा 5। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। ये संज्ञा हमने आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाया है, मेरा वीडियो भी है, आप उसको जाके देखिए। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कौन? चाहे जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, एक संज्ञा और होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप हमारे इस वीडियो को भी देखिए। ठीक, अगला है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ठीक, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? आंसर बताइए। नेता। क्या होगा? नेता। ठीक, अगला प्रश्न है,
कारक के कितने भेद होते हैं? कारक भी हमने आपको अच्छे से बताया है, तो आप कारक भी, यदि हमारा वीडियो कारक का ना देखे हों, यदि आपको कहीं समस्या आ रही हो कारक में, तो आप हमारे कारक वाले वीडियो को ज़रूर देखिए प्रश्न हल करने से पहले। ठीक, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यानी फिर संबंध है, फिर आपका फिर संप्रदान है, फिर खष्टी काकीर आदि हैं, तो हमने आपको पढ़ाया है कारक, और उसको आप जाके देखिए। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, वृक्ष से कोई चीज़ क्या अलग हो रहा है? पत्ते अलग हो रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमने अभी आपको बताया पहला वाला, हिमालय से गंगा निकलती है में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। ठीक, अपादान हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अगला है, पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? आंसर बताइए। आंसर क्या होगा इसका? पक्षी ही होगा। क्या होगा? पक्षी होगा। पक्षी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पक्षी ही होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आंसर में बताइए आप। हम बता रहे हैं आपको, कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। कौन कितने? 2 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार। कौन सा? आप कमेंट में लिखिएगा कौन से होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु शब्द कौन सा लिंग है? 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 क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? आप लोग इसको कंफर्म करिए। आंसर हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। क्या है ये? स्त्रीलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो हम आपको जब सर्वनाम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था उत्तम, मध्यम, अन्न। तो मुझे, तो यही मुझे, ये किस में था?
यानी स्वयं की बात हो रही है तो उत्तम होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तम। हमारे बगल वाले जस्ट खड़े वाले की बात होगी तो क्या होगा, मध्यम होगा। हमारे दूर से वाले की बात होगी, यह वह वे उनकी जिनकी जिसकी आदि की बात होगी तो क्या होगा, अन्य पुरुष में आएगा। तो ये क्या होगा हमारा, मुझे क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष होगा। अगला है हमारा, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, आप इसको कमेंट करके बताइए। तो आप बताइए इसको, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। हमने पढ़ाया है आपको, आपको बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। 6 प्रकार, कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, आप बताइए तुरंत जल्दी। 04, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम का पहचान क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है। ठीक, आंसर आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा, जो सो जिसकी आदि। ठीक, जो सो जिसकी आदि। अगला शब्द है, शिव का विशेषण क्या होगा। अगला है, शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण क्या होगा। ठीक, बताइए आप लोग आंसर, क्या होगा शिव का विशेषण। शैव होगा। क्या होगा, शैव होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी। हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, जब हम आपको विशेषण पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था मूला, उत्तरा और उत्तमा। जहाँ उत्तरा की बात आ जाए वहाँ पे सिर्फ इसमें तारा लग जाता है तो क्या हो जाएगा, घनिष्ठतर। क्या हो जाएगा, घनिष्ठतर। ठीक, घनिष्ठतर क्या हो जाएगा, घनिष्ठतर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर बताइए आप लोग। धातु। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़, इसका मूल रूप है पढ़, और जब यहीं पढ़ना अगर कर देंगे, ना अगर धातु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पूरा यही क्रिया हो जाएगी। ठीक, पढ़ना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अब इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर सेशन का समय समाप्त होता है। अब दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।